तो हे स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है जसमीत क्लासेस में। मैं विशाल आज लेकर आया हूँ आपके लिए बीए प्रोग्राम पार्ट 3 के बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने ओपन किया है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बीए प्रोग्राम पार्ट 3 के नोट्स को। तो इस नोट्स में आपको मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। तो यहाँ पे मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। तो एक नोट्स जो मेरे पास अवेलेबल है, इसे इंग्लिश मीडियम से मैं अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि इसको अच्छे से आपको समझ पाए और हिंदी मीडियम वालों को भी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बनता है, डिफाइन द टर्म इंश्योरेंस, गिव द डिफरेंस बिटवीन द एश्योरेंस एंड द इंश्योरेंस, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। यानी इंश्योरेंस बीमा क्या होता है और बीमा एश्योरेंस और इंश्योरेंस में क्या अंतर होता है और इंश्योरेंस के क्या काम होते हैं। तो इससे पहले मैं आपको इसका आंसर बताऊं तो यहाँ पे मैं आपको दो पार्टियों के बारे में समझाना चाहता हूँ कि दो पार्टी कौन सी होती है। एक पार्टी होती है इंश्योरर और दूसरी पार्टी होती है इंश्योर्ड। यानी इंश्योरर पार्टी वो पार्टी होती है जिसने जो आपका बीमा करती है, जैसे कि LIC, वो हमारी इंश्योरर पार्टी हो गई। और इंश्योर्ड पार्टी जिसका बीमा किया गया है, जैसे मैंने अपना बीमा कराया है, इंश्योरेंस कराया तो मैं इंश्योर्ड पार्टी हो गया, और जिसने मेरा इंश्योरेंस किया है तो इंश्योरर पार्टी हो गया। तो एन इंश्योरर क्या डेफिनेशन क्या हो गई? एन इंश्योरेंस मे बी डिफाइंड एज फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज वेयर बाय वन पार्टी यानी इंश्योरर undertakes the exchange for a fixed amount of money premium to pay the other party insured a fixed amount of money on the happening of certain event, death or attaining a certain age in case of life, or to pay the amount of actual loss when it takes place through the risk insured। यानी इसमें जो इंश्योर पार्टी होती है वो पार्टी एक बीमा करती है इंश्योर्ड पार्टी का, और इंश्योर्ड पार्टी एक रूटीन पर यानी एक रेगुलर इंटरवल में उनको प्रीमियम देती है, एक तरह से किस्त देती है, और उन्हीं किस्त के एवज़ में जो इंश्योर पार्टी है वो उसको किसी भी हैपनिंग पर उसको पैसे देती है, यानी उसको उसका बीमा का जो भी भुगतान उसको करती है। तो अब अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें कि एश्योरेंस और इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है, तो एश्योरेंस खासकर लाइफ इंश्योरेंस ही होता है। यानी लाइफ इंश्योरेंस के लिए वो हमको इंश्योर करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में अगर मैच्योरिटी पीरियड की बात करें या किसी सर्टेन इवेंट की बात करें, अगर वो हैपन होता है तो उसमें आपको अश्योर किया जाता है कि वो भुगतान जो बीमा कंपनी है वो करेगी। लेकिन इंश्योरेंस खासकर वो ऐसे इंश्योरेंस होते हैं जो रिस्क से रिलेटेड होते हैं, खासकर फायर, एक्सीडेंट और मरीन इंश्योरेंस। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इंश्योरेंस के काम की, कार्य की। तो देयर आर टू फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। पहला फंक्शन जो होता है प्राइमरी फंक्शन होता है और दूसरा फंक्शन जो होता है सेकेंडरी फंक्शन होता है। तो प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन होता है सर्टेनिटी और कंपनसेशन ऑफ लॉस। यानी इंश्योरेंस कराया किसने जाता है ताकि हमें कंपनसेट किया जाए, हमें भुगतान किया जाए। कोई भी सर्टेन चीज़ अगर होती है, निश्चित चीज़ होती है, निश्चित यानी कहने का मतलब है कि सर्टेनिटी यानी लॉस के लिए तो बीमा कंपनी सर्टेन है, यानी निश्चित रूप से आपको वो उसका भुगतान करेगी ही करेगी। और कोई भी जो लॉस होता है वो अनसर्टेन होता है, उसके लिए तो कुछ नहीं कहा सकता। तो इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्योंकि हमें रिस्क से बचाता है, रिस्क शेयरिंग, और इसमें खासकर बिजनेस पर्सनस के लिए जो है इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंडरी फंक्शन में प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस, यानी हमें लॉस से पहले से बचा के रखता है। प्रोवाइडिंग फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा हमें प्रोवाइड कराता है। इंश्योरेंस इंक्रीज एफिशिएंसी, कुशलता बढ़ाता है। सोशल प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, यानी सोशल प्रॉब्लम में बहुत सारे ओल्ड एज लोग हैं, कुछ लोगों का रोड एक्सीडेंट हो जाता है, इंडस्ट्रियल इंजरीज हो जाती है, इसमें कंपनसेशन दिया जाता है। एनकरेजमेंट ऑफ सेविंग्स, क्योंकि यहाँ पर हम बीमा कंपनी को रेगुलर इंटरवल पर प्रीमियम पे करते हैं, तो प्रीमियम एक तरह से हमारी सेविंग्स हो गई। तो आप इस तरह इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप इजीली रीड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आता है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस एंड इट्स बेनिफिट्स टू डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। यानी इंश्योरेंस के प्रिंसिपल क्या होता है और अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लिए इसके क्या लाभ होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला प्रिंसिपल है जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, क्योंकि इंश्योरर और इंश्योर्ड आपस में एक दूसरे पर भरोसा कर ही काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इंश्योरर जो है वो ये भरोसा दिलाता है कि उसको टाइमली भुगतान होगा, और इंश्योर्ड ये भरोसा दिलाता है कि हम उसको टाइमली प्रीमियम देंगे। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, यानी हम इंश्योरेंस कभी उसका नहीं कराते जो हमारे लिए स्ट्रेंजर हो, अजनबी हो। इंश्योरेंस हम उसे कराते हैं जिसके लिए हमारा एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो, जैसे कि हस्बैंड और वाइफ, पेरेंट्स और उसके बच्चे, मालिक और नौकर,
वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ फायर एंड मरीन इंश्योरेंस ओनली। यानी प्रिंसिपल तभी लागू होगा अगर आपने इंश्योरेंस कराया अग्नि इंश्योरेंस यानी अग्नि बीमा और मरीन इंश्योरेंस यानी शिपिंग। तो इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ, पर्सनल एक्सीडेंट एंड सिकनेस। एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लो एक घर है, उसका इंश्योरेंस कराया 50,000 का, लेकिन जब घर जला तो वहाँ पे जो खर्चा हुआ था उस प्रॉपर्टी का खर्चा 30,000 रुपये। तो यहाँ पे जो इंश्योरर है वो सिर्फ 30,000 ही देगा, 50,000 नहीं देगा। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, कुछ लोग जो होते हैं वो जॉइंट इंश्योरेंस करा लेते हैं, मिलकर इंश्योरेंस करा देते हैं, मिलकर प्रीमियम पे करते हैं, तो कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हो गया। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, सब्रोगेशन में क्या होता है कि अगर मान लो किसी फर्नीचर का बीमा है 1 लाख का और कंपनी ने उसको पूरे 1 लाख रुपये की वैल्यू दे दी, लेकिन बाद में फर्नीचर को 10,000 में बेचा गया, तो कंपनी को ये हक है कि वो 10,000 रुपये उससे ले लें। प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, कॉजा प्रॉक्सिमा का मतलब होता है नेचुरल और अनब्रोकन सीरीज ऑफ इवेंट्स is responsible for a loss or damage and that insurer is liable to for loss only when such a loss is proximately caused by the peril insured against। यानी सिर्फ लॉस के लिए लाइबिलिटी यहाँ पे मिलेगी, लॉस क्या है यहाँ पर भुगतान किया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस, यानी इंश्योर्ड मस्ट टेक ऑल रीजनेबल केयर टू रिड्यूस द लॉस। जो इंश्योर्ड पार्टी होती है उसको हमेशा एक रीजनेबल केयर रखनी चाहिए कि उसका लॉस कम से कम हो। अब आगे बात करते हैं अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं तो उनको क्या फ़ायदा होता है। अलग अलग लोगों को, स्टेक होल्डर्स में 3 तरह के लोग आते हैं, इंडिविजुअल, एक बिज़नेस और एक सोसाइटी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे इंडिविजुअल हैं तो हमें फ़ायदा होता है कि हमें सिक्योरिटी मिलती है, सेफ्टी मिलती है, हम सेविंग्स कर पाते हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर बिज़नेस है तो हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाता है, प्रॉफिट जो है एक्सपेक्टेड हमारा हाई हो सकता है। क्रेडिट स्टैंडिंग यानी हमारी सॉल्वेंसी यानी हमारी लिक्विडिटी, हमारे पास जो है पैसा जो है भाव उसका अच्छा हो सकता है। बिज़नेस कंटिन्यूशन और बिज़नेस अगर इंश्योरेंस होगा तो हम इजीली बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सोसाइटी के लिए क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन यानी पैसा जो है बचे। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट कुछ लोग बीमा एजेंट बन जाते हैं जिनसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। प्रमोटिंग सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण होता है, पेंशन बनती है। हेल्प्स कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, महंगाई को भी रोकने से बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के अलग अलग तरह के टाइप्स बताएं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो है टाइप्स बनते हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसके 3 तरह के टाइप है, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और सोशल इंश्योरेंस। तो इनको ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। लाइफ जनरल इंश्योरेंस में हमारे खासकर हेल्थ इंश्योरेंस आते हैं। सोशल इंश्योरेंस में वो इंश्योरेंस आते हैं तो कुछ वीकर सेक्शन होते हैं जो इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दे पाते, तो इंक्लूड्स पेंशन प्लान के लिए पेंशन प्लान बनाया जाता है। रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होते हैं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में फायर, मरीन, मिशनरीज इंश्योरेंस होते हैं। लायबिलिटी इंश्योरेंस हमारा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, इसमें एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस, री इंश्योरेंस, अदर फॉर्म्स ऑफ इंश्योरेंस। फिर हमारा आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया एंड रिफॉर्म्स इन इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर। यानी इंडिया में इंश्योरेंस का क्या बैकग्राउंड है, हिस्ट्री क्या है। फिर देखा जाए तो ऋग्वेद में, वैसे देखा जाए तो ऋग्वेद में योगक्षेमा में ये कहा गया है कि लोगों की सिक्योरिटी जो है बहुत ज़रूरी होती है। तो लेकिन इसका कोई प्योर एविडेंस नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में 12th सेंचुरी पुराने टाइम पे भी इस तरह से इंश्योरेंस कराया जाता था। तो यहाँ पे कुछ रिफॉर्म्स हमने किए थे इंश्योरेंस सेक्टर। रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि क्या क्या बदलाव किए गए। तो उसमें हमारे RBI के गवर्नर थे, उनका नाम था RN मल्होत्रा, उनकी कमेटी थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RN मल्होत्रा के ऊपर आता है, यानी रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1994 में मल्होत्रा कमेटी ने एक रिकमेंडेशन किया था कि हम रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया कि गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं इंश्योरेंस कंपनी के 50% कर दिए जाएँ और इंश्योरेंस कंपनी को कुछ फ्रीडम दी जाए, और प्राइवेट कंपनी जो है जिसका मिनिमम कैपिटल 1 बिलियन अगर होगा उसी को बीमा कंपनी के लिए अलाउ करेंगे। तो ये हमारा था कुछ 5 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और बन सकता है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अनुबंध करते हैं, तो उसकी क्या क्या उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। तो पहला तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी आप दोनों के प्रति, यानी जो भी एग्रीमेंट एक दूसरे से करते हैं दोनों का ऑफर और एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। लीगल रिलेशनशिप,
यानी आप अग्रीमेंट अगर करेंगे तो लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, बिजनेसमैन के साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, यानी ऐसा काम करो जिससे आपकी जो कंसिडरेशन है यानी जो आप एक दूसरे से चाहते रिटर्न में वो लॉफुल हो। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, यानी ऐसे नहीं कि आप किसी छोटे बच्चे से कॉन्टैक्ट करें तो वो कैपेसिटी उसकी होनी चाहिए कि माइनॉरिटी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, 18 साल से नीचे के बंदे से इसीलिए पागल के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, कोई ड्रंकनेस पिए हुए बंदे के साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। फ्री कंसेंट, कभी भी किसी को डरा धमका कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहिए, तो उसके जो कॉन्टैक्ट हो फ्री कंसेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऐसे नहीं आप इलीगल एक्टिविटी कर रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादातर राइटिंग में होता है, सर्टेन होना चाहिए, परफॉर्मेंस आप ज़रूर करो और अग्रीमेंट जो है वॉइड ना हो। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बैंकिंग के कुछ क्वेश्चंस को। ये तो हमारे कुछ इंश्योरेंस के क्वेश्चंस थे। बैंक के क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शन होते हैं? जितने भी बैंक आप देखते हैं ज़्यादातर तो कमर्शियल बैंक के होते हैं। तो कमर्शियल बैंक दो तरह से होते हैं, एक प्राइवेट बैंक होता है, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक होता है। तो हमारे देश में अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक का एग्जाम्पल जो कमर्शियल बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्राइवेट सेक्टर एग्जाम्पल दे सकते हैं जैसे कि ICICI बैंक। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ बैंक आर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड लैंडिंग ऑफ फंड्स। तो मेन दो फंक्शंस तो होते ही हैं बैंक के। पहला तो लोगों के जो डिपॉजिट उन्हें एक्सेप्ट करना और लोगों को लोन देना। तो उसके अलावा भी कुछ फंक्शन होते हैं जिसको हम एजेंसी और जनरल यूटिलिटी फंक्शन बोलते हैं। तो ये फंक्शन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जनरल यूटिलिटी फंक्शन यानी लॉकर फैसिलिटी देना, ट्रांसपोर्टेशन गुड्स देना, लेटर ऑफ क्रेडिट बनाना, मर्चेंट बैंकिंग, नेट बैंकिंग। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन है जो उसके 3 मेन फंक्शन है वो एक्सप्लेन करते हैं। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, एडवांसिंग ऑफ लोन और सिक्योर्ड एडवांसेस, कि बैंक कैसे देता है। एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट जो है 3 तरह से होती है। फिक्स डिपॉजिट, यानी अगर बैंक में आप कुछ सर्टेन पीरियड के लिए अपना पैसा जमा कराते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट रेट पर ज़्यादा मिलता है सेविंग्स बैंक से। उसके बाद करंट अकाउंट खासकर बिजनेस बैंक के लिए होता है, जिसमें हम कितने भी अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। सेविंग्स बैंक अकाउंट जो जनरल लोगों के लिए होता है, जो सिर्फ थोड़ा पैसा जो है बैंक में सेव करते हैं। उसके बाद एडवांसिंग ऑफ लोन्स, बैंक जो है लोन प्रोवाइड करता है लोगों को अलग तरह से। लोन्स जो है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म लोन होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन होते हैं। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट जो होता है खासकर करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है। सिक्योर्ड लोन्स, सिक्योर्ड एडवांसेस, एंड इन अकॉर्डेंस विद प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ साउंड लैंडिंग, कमर्शियल बैंक प्रेफर टू मेक एडवांसेस अगेंस्ट सिक्योरिटीज, यानी किसी से कुछ गिरवी रखकर उनको वो लोन प्रोवाइड कराते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन ई बैंकिंग, डिस्क्राइब वेरियस चैनल्स इन डिटेल्स। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, आजकल डिजिटल मीडिया बहुत फैल रही है, यानी डिजिटलाइजेशन होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में खासकर आपने देखा होगा जो मशीनों का यूज़ करके हम बैंकिंग करते हैं, खासकर नेट बैंकिंग, ATMs, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सारे मैंने जो हैं ई बैंकिंग है। तो उसमें ATM आता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन को बोलते हैं। फिर हमारा इंटरनेट बैंकिंग, इसके एडवांटेजेस का एग्जाम में कई बार पूछते हैं। टेलीफोन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर भी शॉर्ट नोट एग्जाम में आ सकता है। क्रेडिट कार्ड बिजनेस साइकिल, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स, डेबिट कार्ड। अगला क्वेश्चन है हाउ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, द RBI परफॉर्म, एक्सप्लेन इन डिटेल। RBI के फंक्शंस के बारे में भी पेपर में एग्जाम में आता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट लेकर इनके हल दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये फुली नोट्स चाहिए तो इनकी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9899238433, या फिर मेरा नंबर आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो के नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं और एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।